पैराग्राफ है कि 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन in n shell of hydrogen atom. Find velocity of emitted electron in meter per second. देखिए हाइड्रोजन एटम का डायग्राम बनाते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसके L शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं, कितने एनर्जी? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या हो रहा है कि ये जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है ये एटम के बाहर आ जाता है, और बाहर आने का मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट में आ जाता है। अच्छा, एटम के बाहर ही नहीं आता, बाहर आने के बाद कुछ एनर्जी और बचती है, और वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाहर आके मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर निकालना है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना, वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वेलोसिटी किसमें छुपी हुई है? काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। चलो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी गिवन एनर्जी, गिवन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, गिवन एनर्जी तो दे रखी है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी। ये जो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये भाई ये गिवन लिखा तो है, गिवन सब नहीं लिखा होता तो भी नहीं होता, वो तो लिख दिया। ये गिवन एनर्जी है, समझ में आई बात? अच्छा, हमको निकालना बाइंडिंग एनर्जी। चलो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वो कितनी होती है? E इनफाइनाइट माइनस इनटू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन K शेल में है, सॉरी L शेल में है, और K शेल का मतलब n is equal to 1, L शेल का मतलब n is equal to 2। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, इसलिए इनटू लिखा। किसमें? हाइड्रोजन एटम में। चलो, इनफाइनाइट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0, और हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखिए 13.6 अपॉन 4 अपॉन n स्क्वायर है ना, तो सेकंड में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और वैल्यू आएगी आपके 3.4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी। गिवन एनर्जी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। What is the value of given energy? 4.4 electron volt. And value of binding energy 3.4 electron volt. कितना आएगा? 1 electron volt. आपको पहले सोच समझ के डाटा सेट कर रखा है। अच्छा, हमको अभी मुश्किल भी होती है, चिंता मत करो, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी यदि देखो नीट में तो इतना आएगा बस, इसके आगे नहीं पूछता नहीं। बट बात यदि मेंस की हो, एडवांस की हो, तो कोई फिर तो वेलोसिटी पूछी जा सकती है ना, जैसा कि सवाल में है। हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अब वेलोसिटी कहाँ छुपी हुई है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब मुझे बताइए, क्या मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यदि आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए तो एनर्जी रखनी होगी जूल में, क्योंकि मीटर पर सेकंड एम के सिस्टम में है, और एम के इसमें एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। अब कूलम की जगह लगा दो जूल तो बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये 1.602 into 10 to power minus 19, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया कन्वर्ट? क्योंकि वेलोसिटी हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, इसलिए क्या करना। चलो आगे सॉल्व कर लेते देखिए। चलो mv स्क्वायर, ये mv स्क्वायर। अब जरा देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 2 into 1.602 10 to पावर माइनस, अच्छा 602 का वॉल्यूम आ गया स्क्वायर ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं। 1.602 आगे भी कुछ और लिख लो, इतना टाइम कहाँ कैलकुलेशन में, नियर अबाउट कैलकुलेशन करो आप है ना, क्योंकि टाइम बचाना भी सीखना है तुमको, स्पेशली नीट वालों को। तो मेंस वालों को भी टाइम की शॉर्टेज पड़ती है क्योंकि सवाल डिफिकल्ट आते हैं मेंस में। चलो देखिए, हालांकि सही नहीं है फंडामेंटली, बट आपको फंडामेंटली नहीं है ना, आपको तो टाइम से पेपर कवर हो जाना चाहिए बस, ठीक है ना। अभी कोई बेइज्जती नहीं हो रही तुम्हारी, सब तो डेसिमल के 4 डिजिट तक एक्यूरेट करके आएंगे। करो, लगा लो एक क्वेश्चन में 10 मिनट। नीट में 180 की जगह 90 क्वेश्चन करके आओगे तुम, और सारे सही नहीं कर लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा उसका। तो सिलेक्शन किस तरीके से हो, उसके लिए स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन टाइम बहुत कम होने की वजह से वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने 0.02 हटाना सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, गलत बात बता रहा हूँ मैं, पर सीखनी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है। दवा खाना अच्छी बात थोड़ी है, पर बीमार होते हैं तो खाते हैं, खाते हैं, अच्छी बात नहीं है दवा खाना। भगवान ने दवाई खाने के लिए नहीं बनाई, वो खाना है ही नहीं, खाने के लिए तो फ्रूट है, एप्पल केला ये खाइए आप, शानदार चीज, ये खाओगे तो गोली भी खानी पड़ेगी। चलो देखिए, अच्छा एम स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब हमको निकालना v स्क्वायर। अब 6.2 को क्या करोगे, 3.2 ठीक, इंटू 2 से करोगे 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि एनर्जी जूल में चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा केजी में। अब केजी में कितना होता है, 9.108 into 10 to power minus 31 केजी। अब 9.108 को मार दो वाली, सीधा 9.1 कर दो आप, ये 9.1 10 to power minus 31 केजी। क्लियर? चलो थोड़ा इसको ये डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए, 32/91, ऊपर बचेगा 10 टू पावर 12। अब ये निकला v स्क्वायर, हमें चाहिए v, तो वही v निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इसको तो कर दो अंडर रूट में 32/91 को, और 10 टू पावर 12 का अंडर रूट आएगा 10 टू पावर 6। अब ये अंडर रूट वाली कैलकुलेशन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मुझे अभी एक सवाल और कराना है काइनेटिक एनर्जी। चलो ये हमारा आंसर है। अब मैं देखो एक एडवांस लेवल का सवाल कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का। चलो देखिए, नोट कर लिया बेटा, तो पीछे उतार लिया ना, ये कह रहा है कि नहीं उतार, भैया उतारना करो है ना, बेटा मत पूरा करो, कब तक नीचे। देखो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम इनफाइनाइट टू के शेल। अब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से हाइड्रोजन की के शेल में आ रहा है, यानी कि अपर से लोअर में आ रहा है, तो एनर्जी इमिट करेगी, लिखा भी इमिटेड एनर्जी is absorbed by electron in fourth orbit of helium plus। इस इमिटेड एनर्जी को हीलियम प्लस में फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करना है। अब ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से बाहर तो निकल ही जाएगा,
लेकिन बाहर उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी होगी और वो निकालना है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+। चलो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हैं। अब देखो मैं दो डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। एक तो हाइड्रोजन का देखिए, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1 फर्स्ट ऑर्बिट है, और इसका इनफाइनाइट ऑर्बिट है, n=infinite। अब एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से k शेल पे आ रहा है तो क्या होगा? रेडिएशन इमिट करेगा। इस इमिटेड रेडिएशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? हीलियम प्लस। अब चलो हीलियम प्लस का न्यूक्लियस हो गया है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट, ये इसका थर्ड ऑर्बिट और ये इसका फोर्थ ऑर्बिट। n=1, n=2, 3 और 4, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर? इससे क्या हो रहा है? ये हीलियम प्लस का इनफाइनाइट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल करके इनफाइनाइट में चला जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट में रुक नहीं रहा, वो यहाँ से भी बाहर निकलेगा वो। और उस किस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे? अब काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फार्मूला है, गिवन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। अब किसको गिवन एनर्जी? हीलियम प्लस को। एनर्जी मिल कहां से हीलियम प्लस को? हाइड्रोजन से। का हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से n=1 पे आ रहा है, इससे एनर्जी निकल रही है। तो हाइड्रोजन से जो एनर्जी इमिट हो रही है वो हीलियम प्लस की क्या होगी? गिवन एनर्जी। तो पहले हम निकालते हैं गिवन एनर्जी। देखिए चलो गिवन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। गिवन एनर्जी क्या होगी? गिवन एनर्जी हाइड्रोजन में है ना, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इनफाइनाइट टू 1 में हो रहा है, तो कितनी एनर्जी इमिट होगी? E इनफाइनाइट माइनस E1। तो देखिए E इनफाइनाइट माइनस E1। अच्छा इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी होगी? 0। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, तो -13.6। चलो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे गिवन एनर्जी। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी देखो, गिवन एनर्जी हाइड्रोजन में है, इन हाइड्रोजन। अब निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसमें है? हीलियम प्लस में है। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हीलियम प्लस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? E इनफाइनाइट माइनस E4। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो ये हो जाएगी आपके E इनफाइनाइट माइनस E4। E4 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, फोर्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। अब इनफाइनाइट पर तो यहाँ भी होगी 0। अब हीलियम प्लस के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -z² इंटू 13.6 अपॉन n²। हीलियम के लिए जरा z की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो माइनस, इस साइन का बड़ा ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे ना, दो ऑप्शन एक जैसे होंगे, और एक में लिखा होगा प्लस, एक में लिखा होगा माइनस। तो साइन में बड़ी मिस्टेक होते हैं एग्जामिनेशन में, देखिए ध्यान दीजिए। तो -z², z की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4,
into 13.6 अपॉन n स्क्वायर। चलो हीलियम के इलेक्ट्रॉन में फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ में, फोर्थ का स्क्वायर क्या होगा 16 या 16। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 4 से 16 4 टाइम कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो हो गया प्लस, ये तो जीरो हो गया ना प्लस। अच्छा 13.6 अपॉन 4 हो जाएगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखिए ये 13.6 तो हो गई गिवन एनर्जी और ये 0.4 क्या हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर देते हैं तो गिवन एनर्जी की जगह रख दो गिवन एनर्जी 13.6 और बाइंडिंग की जगह निकाल लिया हमने 3.4, यह जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा आंसर है। और समझ में आ गए? इस तरह के सवाल अक्सर एडवांस में या फिर मैथ्स में एक दो सवाल मैथ्स में डिफिकल्ट आ जाते हैं। चलो बताओ इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नोट कर लिया सबने? अब अपन बात करेंगे, देखिए हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब ये वो डेफिनेशन है जो इस चैप्टर के अलावा आगे के चैप्टर में भी काम आएगी हमारे। अब तक जो पढ़ा उसके बेस पर हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। लिख लेता हूं टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही, आगे के चैप्टर में भी काम आएंगे। देखो पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो खूब काम आती है हमारे, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट आपसे सवाल किया होगा, आपने कहीं कि आपने पढ़ने में आया होगा कि ग्राउंड स्टेट, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीएस क्योंकि बार बार काम आएगी इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, उसके अगले चैप्टर में भी, लगभग पूरी तरह से तो हम शॉर्ट में लिखेंगे जीएस ग्राउंड स्टेट। अच्छा ग्राउंड का मतलब सीधे साधे लैंग्वेज में क्या होता है जमीन, स्टेट मतलब जमीनी अवस्था। अच्छा एक कहावत आपने सुनी होगी जमीन पर हो ओढ़ो मत, कहते हैं ना कई बार घर के बड़े लोग बच्चों से ओढ़ो मत ज्यादा जमीन पर आओ। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन पर हमारी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा ओढ़ो मत क्योंकि ऊपर स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। जो ऊपर उड़ते हैं ना ऊपर आसमान में तो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और उड़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। प्लेन क्रैश होता है ना, प्लेन क्रैश कोई बचता नहीं उस समय, सारे मरते हैं क्योंकि प्लेन उड़ते समय प्लेन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी तो है ही उसकी, स्पीड भी काफी ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसकी। और जो जितना हाई एनर्जी स्टेट में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। हवाई दुर्घटना में कोई नहीं बचता, सारे लोग मरते हैं। कोई बस उस पलट जाती है, कई बार होता है ना बस की दुर्घटना हो एक तो मरते हैं बस, कभी कभी तो वो भी नहीं मरते, ज्यादातर बच ही जाते हैं क्योंकि बस भाई बस की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, खाली काइनेटिक एनर्जी है, वो भी एरोप्लेन से तो कम है। तो बस दुर्घटना वगैरह में ज्यादा लोग नहीं मरते क्योंकि एनर्जी कम है उनकी। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है जमीनी सच्चाई। अच्छा एटम के लिए बात करेंगे, एटम के लिए सब एटम की ग्राउंड स्टेट क्या है? तो वही एटम की ग्राउंड स्टेट वो है जहां एटम के अंदर रहने वालों की एनर्जी सबसे कम हो। हमारी ग्राउंड स्टेट वो है जब हमारी एनर्जी कम हो। वो क्या है? धरती। चल जाओ धरती पर, बहुत कम एनर्जी हो जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहता ना जमीन पे सोना चाहिए, जमीन पे चलना चाहिए क्योंकि एनर्जी कम रहेगी। अच्छा एटम की जमीन क्या है?
जहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये हाइड्रोजन एटम की जमीन है, ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट है। अब क्या डेफिनेशन होगी हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट की? देखो, एटम की मिनिमम एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट, यानी कि मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज नॉन एज ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है जहां एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम हो, हम उसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ। ये डेफिनेशन है। चलो लिखिए इसमें, देखो, मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, minimum energy state of an atom is called ground state. ये ground state। अब फिलहाल मैं इस चैप्टर में ग्राउंड स्टेट का मतलब केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटॉमिक सिस्टम के लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आगे के चैप्टर में इसके और भी मतलब है, फिलहाल इस चैप्टर की बात करते हैं। अब देखिए, फॉर हाइड्रोजन एंड लाइक एटम्स, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, हाइड्रोजन जैसे, इनके लिए जो ग्राउंड स्टेट होगी ना, ग्राउंड स्टेट इज वो क्या है? n is equal to 1। ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अच्छा, एक्साइटेड स्टेट को शॉर्ट में लिखेगा ES। ये भी खूब काम आता है, एक्साइटेड स्टेट। देखो, ग्राउंड स्टेट तो एक होती है बस। अब ग्राउंड स्टेट के बाद जितने भी हायर एनर्जी की स्टेट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फ्रॉम सेकंड टू इनफाइनाइट ऑर्बिट, वो सब की सब होगी आपकी एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम में ग्राउंड स्टेट तो एक ही होगी, बाकी सारी क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट और अदर स्टेट ऑफ हायर एनर्जी आर नॉन एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके बाकी जितने भी हायर एनर्जी के शेल एंड ऑर्बिट्स हैं, दे आर नॉन एज एक्साइटेड स्टेट। तो लिखिए डेफिनेशन में, लिखो, एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, all other orbits of higher energy, all other orbits of higher energy are known as excited state। अच्छा, जरा देखिए, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का नंबर तो ज्यादा है। यदि मैं कहूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मैं इसको शॉर्ट में कुछ ऐसे लिख देता हूं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, क्या होगी ये? n is equal to 2, क्योंकि n is equal to 1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। n is equal to 2 होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का नंबर तो इनफाइनाइट है भाई। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। उनमें से एक घटा दो, अब इनफाइनाइट में से एक घटाओगे तो अभी इनफाइनाइट ही बचता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज द n is equal to 2। n is equal to 2 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होती है। अतः सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे ES सेकंड, ये हो जाएगी n is equal to 3।
अच्छा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ES थर्ड, ये हो जाएगा n is equal to 4। अच्छा, एक डायग्राम से और समझते, देखिए डायग्राम से हम एक एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं। हम देखिए इस तरीके का, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाइड्रोजन जैसे एटम की बात चल रही है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एटसेट्रा की बात चल रही है। n is equal to 1, ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट। n is equal to 2, ये होगी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। n is equal to 3, एक्साइटेड स्टेट सेकंड, और n is equal to 4, एक्साइटेड स्टेट थर्ड। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए, ये बहुत सबसे ज्यादा काम आएगी हमारे। तीसरी कभी कभी काम आती है, हालांकि आगे की चैप्टर में तो भी काम आएगी। तीसरी डेफिनेशन होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों का एक ही मतलब होता है। हम शॉर्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी को IE से रिप्रेजेंट करेंगे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को IP से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा देखिए, आयोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन, देखो किसी न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट करना आयोनाइजेशन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल एटम इनटू आयन। पूरा टॉपिक हाइड्रोजन पर बेस्ड है, हम तो हाइड्रोजन को लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन के एटम को हम दो तरीके से आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें हम, तो ये केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइजेशन है। दूसरा तरीका ये कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, देन एटम चेंज इनटू द एनायन, ये भी आयोनाइजेशन। अच्छा, दोनों में एनर्जी का रिलेशन है, बट हम जिस आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, फिलहाल इसके लिए नहीं, इसके लिए बात अगले चैप्टर में करेंगे। हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और बाकी बात, जब हाइड्रोजन के एटम को देखिए, अच्छा एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है। आप अपनी मर्जी से क्लास के बाद जा सकते हो क्या? क्यों? मैंने पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। कोई आएगा तो पूछेगा एक बार, सर प्लीज इसको भेज दो, सर की मर्जी है तो भेज देंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं भेजेंगे। क्योंकि आपको जड़ने पर, अच्छा घर से भी बाहर मन से नहीं निकल सकते आप, वो आपके घर वालों ने आपको पकड़ रखा है, वो पकड़ और भी जबरदस्त है। दुनिया की सबसे प्रबल पकड़ है घर वाला, हमारे भारत देश में, फॉरेन में नहीं, हमारे भारत देश में। इस धरती की खासियत है ये जमीन में हमको बड़ी पकड़ती है, भारत की जमीन भी खूब पकड़ती है हमको, छोड़ती नहीं। मरेंगे कूदेंगे दुख पाएंगे लेकिन ये नहीं, घरों की पकड़ बड़ी जबरदस्ती है। हमारे देश की खासियत है ये, कल्चर है यहाँ की। तो फिलहाल अपन देखो, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, अट्रैक्शन में है। अब ये जो एनर्जी देनी पड़ रही है ना, इसी को कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन तो हो गया।
और इस आयोनाइजेशन में जो एनर्जी की नीड है दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन। अच्छा डायग्राम से समझिए, देखिए देखो मान लो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 में होता है। अब इस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब एटम के बाहर ले जाना है। जो घर के बाहर गया मतलब बाहर, चाहे वो घर के बिल्कुल बाहर ही खड़ा हो जाए, चाहे बाजार में चल जाए, चाहे जयपुर चला जाए। घर का बाहर मतलब बाहर। भाई घर के बाहर जाते हैं, घर वालों का अट्रैक्शन खत्म, उनके देख रहे खत्म, बाहर कुछ भी करो। तो बाहर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाना। चलो एक इनफाइनाइट ऑर्बिट भी बना देते हैं अपन, ये n इनफाइनाइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है और इसको सीधा कहाँ ले जाना है, एटम के बाहर, आउट ऑफ एटम। और आउट ऑफ एटम को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है। कितने एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी हम इसे को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और कितनी देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट माइनस E1। तो साहब ये तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी भी है, बिल्कुल है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ही हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में भी होती है, थर्ड ऑर्बिट में भी होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी केवल फर्स्ट ऑर्बिट में होती है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन एनसीईआरटी में तो बड़ी परफेक्ट है, वो ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स from their ground state in neutral and isolated atom is known as ionization energy। चलो लिखिए, देखो minimum energy required to remove the इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को कहां से निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से। और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट n = 1 इन न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड एटम। in neutral and isolated atom is known as ionization energy। समझ आ गया डेफिनेशन। इसके कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझाता हूं। देखिए ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट से, अच्छा न्यूट्रल, हम इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम में से निकाल रहे हैं, H में से निकाल रहे हैं, H माइनस में से नहीं निकाल रहे हैं, न्यूट्रल। अच्छा आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड वर्ड का मतलब होता है अनबॉन्डेड। सब अनबॉन्डेड क्या, देखो क्या नेचर में हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट करता है क्या, तो क्या एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से नहीं निकाल रहे, हाइड्रोजन के एटम में से निकाल रहे हैं। अब वो जो हाइड्रोजन का एटम है वो अनबॉन्डेड है, मॉलिक्यूल में तो दो हाइड्रोजन के एटम बंधे हुए हैं ना, तो बंधे हुए को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, बॉन्डेड। तो पहले हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एटम में बदले, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मॉलिक्यूल में से भी निकाल सकते हैं। वो मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल थर्ड नहीं, फोर्थ चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। वो सारे बॉन्डिंग ही है। और एटम की बॉन्डिंग से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। वहाँ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है पूरा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, तो मॉलिक्यूल का भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी? एटम। और एटम तो आइसोलेटेड ही होगा, अनबॉन्डेड ही होगा। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म में, अनबॉन्डेड। जैसे ना आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, अनबॉन्डेड हो गया, जैसे ना घर से आइसोलेट हो गया। अब घर से अलग हो गया मतलब यानी कि घर वालों के बंधन से फ्री हो गया, वो आइसोलेट हो गया, इस तरह। ठीक है, अनबॉन्डेड होता है इसका। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पर कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से नहीं, ग्राउंड स्टेट से। then neutral and isolated atom is known as ionization energy। definition तो हो गई कंप्लीट। अब फार्मूला क्या होगा? देखिए फार्मूला होगा ionization energy equal to E infinite minus E1, E infinite minus E1, ये ionization energy। चलो आगे देखते हैं कुछ एक दो एटम की निकालने का आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के लिए इनफाइनाइट तो जीरो हो गए, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, तो वैल्यू कितने आ गए? +13.6। अच्छा देखिए आगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम नहीं, हीलियम प्लस, सब वहां पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ हम ले रहे हैं हीलियम प्लस, मजबूरी लेना, क्योंकि बोर मॉडल हीलियम के ऊपर लागू होता ही नहीं है, वो हीलियम प्लस के ऊपर ही लागू होता है। और कैलकुलेशन तो सारी बोर मॉडल से करनी है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो बोर मॉडल से निकलेगी, लेकिन वो तभी निकलेगी जब एक इलेक्ट्रॉन बचे, और एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में नहीं है, हीलियम प्लस में है। तो कोई बात नहीं, हीलियम प्लस की भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, वो भी होगी इनफाइनाइट माइनस E1। अब हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 54.4, होता नहीं होती बताओ? यही होती है ना, होती नहीं होती? अरे जेड स्क्वायर से करोगे ना, हीलियम का जेड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 13.6 से मल्टीप्लाई करो तो 54.4 आएगा, और आपकी हो जाएगा प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेकिन दो कैलकुलेशन से एक कंक्लूजन निकलता है। ये दो हमने कैलकुलेशन की, एक तो हाइड्रोजन में आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली, एक हीलियम प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली। हमने देखा है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू के नेगेटिव है। -13.6 को नेगेटिव कर दो, क्या जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। ऐसे -54.4 को नेगेटिव कर दो, क्या जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ E1 होती है। इन दोनों का कॉन्फ्यूजन निकला कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ E1। E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। यूं नहीं कह सकते हो कि माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू E1, ये भी कह सकते हो, एक ही बात। यदि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता लग जाए और उसका नेगेटिव कर दो बस,
तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। या आपको फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लग जाए, उसका नेगेटिव कर दो तो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी कंसेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं, देखिए इस तरीके से। जैसे एक सवाल है, देखिए ना, एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम is 25 electron volt. Ionization energy of a monoelectronic atomic system is 25 electron volt. अब इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल समाहित कर देंगे अपन, देखें। Find energy of immediate photon or radiation when electron jump from fourth excited state to ground state. ये सवाल है। Energy of emitted photon or radiation when electron jump from, ये from है, fourth excited state to ground state in जो में निकालता है। इस एक सवाल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। अब तक जो पढ़ा ना डेफिनेशन में, सब काम आ जाएंगे इसमें। इसके पहले पढ़ा वो भी काम आ जाएगा। क्या दे रखा है? एक अच्छा मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम, इसका मतलब होता है ऐसा एटम जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन। ये लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके फाइंड द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन और रेडिएशन। यदि लाइट को पार्टिकल माने तो नाम क्या दोगे? फोटोन। और लाइट को वेव माने तो नाम क्या होगा? रेडिएशन। अब लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, कुछ भी मानो। पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट इज द फोटोन, और वेव थ्योरी कहती है लाइट इज द रेडिएशन। दोनों है लाइट। किसी क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा फोटोन, किसी में क्या लिखा मिलेगा? रेडिएशन। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। आपका घर का नाम अलग, क्लास का नाम अलग, और क्लास में भी कई बार आपके आपसी नाम अलग होते हैं। और एक्चुअल नाम का तो वजूद ही नहीं होता कहीं। कई बार घर पे है, मतलब यदि स्कूल के रजिस्टर ना देखो ना, तो कई बार बच्चों के वास्तविक नाम का पता ही नहीं चले। रजिस्टर ना देखो, घर में तो कुछ और ही नाम है, 2-3 अक्षर का कुछ भी। और कभी कभी कुछ भी इतना बिगड़ा होता है कि बस, लेकिन फिर भी उसी में आनंद है। आपस में है मोटू है छोटू, इसके बिना कोई बोलता ही नहीं है, बड़ा आनंद है उसी में। ये परिपाटी तो कृष्ण के जमाने से चली आ रही है। कोई कलवा कहता था, कोई काना कहता था, कोई कल्लू कहता था, कोई चोर कहता था, और बड़े खुश होते थे सुन के। हाँ, तो चलो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, हम फोटोन का है या रेडिएशन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे देखिए,
आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, E1 इक्वल टू माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आगे आपके पास माइनस 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहां से, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। अच्छा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट किसको कहोगे, फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट को, फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट को। चलो मैं इसको इसी में देख लीजिए, ये फिफ्थ नंबर का ऑर्बिट, ये n इक्वल टू फिफ्थ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है आपके, फोर्थ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से सीधा कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो एनर्जी को इमिट करेगा, कितने एनर्जी इमिट होगी, E5 माइनस E1। तो E1 तो निकाल चुके हम, तो क्या निकलेगा, E5। अच्छा, E1 से E5 पे निकल जाएगा, कल पढ़ा था अपन ने। तो डायरेक्ट अपन क्या निकालते हैं, E5 निकालते हैं। देखिए, इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या इन एक्साइटेड स्टेट फोर्थ n इक्वल टू 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं E5, और E5 कितना होता है, E1 अपॉन n स्क्वायर, ये होता है ना। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। कल बताया था ना, बता देना ना कल। यदि फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अपर ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बता दो, देखो इधर ध्यान दीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, -13.6 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना। तो -13.6 को मैं लिख सकता हूँ E1, चलो अपॉन n स्क्वायर। अब इसे सेकंड ऑर्बिट में निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, थर्ड में निकालना हो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, हीलियम प्लस में निकालते हैं। हीलियम प्लस में क्या होगा, देखिए, -4 इंटू 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये हीलियम प्लस की एनर्जी है। -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1, और अपॉन क्या आ गया है स्क्वायर। तो यदि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, तो ऊपर के ऑर्बिट में भी हम उसकी हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पे तो निकल आए ना, -25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें निकालनी है, फिफ्थ में निकालनी। क्यों निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। तो चलिए, E5 हो गया E1 अपॉन 5 का स्क्वायर। E1 कितना है, -25। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन 25 आएगा। 25 कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे डेटा सेट रहते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन, अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन देखिए, अब इमिटेड एनर्जी यानी कि डेल्टा E वो आ जाएगी आपके E5 माइनस E1। E5 कितना है, -25। E1 कितना है, -1। तो माइनस और माइनस, E5 -1, यस। E1 कितना है, -25, माइनस माइनस प्लस यानी कि 25, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन होंगे ना, एक ऑप्शन ही लिखा मिलेगा
24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि एनर्जी जूल में आई है, जूल में निकालना है। हाँ लेकिन ऑप्शन देखोगे ना नीचे एक में लिखा मिलेगा आपको 24 जूल, क्योंकि एग्जाम में जल्दी होती है, अगर 24 निकला लिखा गया अरे 24 चलो फट फॉलो करो, और बोले भरने होते पेन से और रबड़ से बिटरते नहीं फिर याद आ जाए तो भी कहीं मैं सामने फिर तो बस। तो 2 साल ये प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी सबको कि एग्जाम में गलती ना हो। अब हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे बदलना है भाई, जूल में बदलना है। अब जूल में बदलने के लिए 24 into 1.6 into 10 to power minus 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा जूल में एनर्जी, ये हमारा आंसर है। तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो नेक्स्ट एक लास्ट एक और डेफिनेशन है मस्ती, एक्साइटेशन एनर्जी। बता दीजिए इसको, अभी 5 मिनट है, नोट कर लिया, नोट हो गया। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन और बचती है जिसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, या इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। देखिए क्या होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठा करके किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है हम उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अब क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो एक से ज्यादा होती है इसलिए एक्साइटेशन एनर्जी भी एक से ज्यादा होगी। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हो तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, इस एनर्जी का नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हो तो इसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी होगी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। समझना की बात। तो लिखिए देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to excite the electron, to excite the electron from ground state to any excited state, from ground state to any excited state. क्लियर। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी एक ही बात है। अब इसको लिखेंगे ईपी फर्स्ट। अब ईपी फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, तो ये एनर्जी हो जाएगी आपके E2 माइनस E1। ऐसे देखिए सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल सेकंड, ये हो जाएगा E3 माइनस E1, बस यही आपका एक्साइटेशन एनर्जी।
क्लियर हो गए? चलो एक छोटा सवाल और इसके ऊपर कर लेते हैं, अभी 2 मिनट बाकी रहेगी। देखो if ionization energy is 12 electron volt, second excitation potential एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निकालना क्या है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। चलो बड़ा आराम से सोल्व होगा। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको निकालना है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। E1 तो निकाल चुके, E3 भी चाहिए, तो E1 निकाल चुके, यहाँ से निकालेंगे E3 और E3 बराबर होगा E1/3 का स्क्वायर। ठीक है? अच्छा E1 कितना आ रहा है -12, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो कितना आएगा -4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकालते हैं सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल सेकंड ये होता है E3 माइनस E1, E3 4/3, E1 -12 माइनस माइनस प्लस +12। आगे सॉल्व कर लीजिए, 3 ले लेंगे एलसीएम तो -4 प्लस 36 यानी कि 32/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर समझ आ गई बात? तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। कल स्पेक्ट्रम के पहले थोड़ा और देखेंगे, इसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो?